वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थिंकर है जहाँ जैक रूसो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट थिंकर है। यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये थिंकर है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि पूरा वीडियो देखा तो आपका कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। मैं इस तरह से समझाऊंगी एक एक चीज़ डिटेल में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जॉन जैक रूसो 18वीं शताब्दी के राजनीतिक चिंतन में जॉन जैक रूसो का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 18वीं शताब्दी का थिंकर है। रूसो ने आधुनिक लोकतंत्र, जनसत्ता, समानता तथा स्वतंत्रता की अवधारणाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र, जनसत्ता, जनता की सत्ता, समानता तथा स्वतंत्रता की धारणाओं पर विशेष जोर दिया था। उसे फ्रांसीसी क्रांति का वैचारिक प्रेरक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति पे कौन से राजनीतिक विचारक का प्रभाव था, तो वो है रूसो। आधुनिक लोकतंत्र का अग्रदूत भी इसको कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख समर्थक भी इसको माना जाता है। रूसो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन मानव की स्वतंत्रता, समानता तथा नैतिक जीवन की पुनर्स्थापना पे आधारित है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने माना कि प्रकृति जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन बाद में समाज और जो ये विज्ञान, तर्क, ये चीज़ें हैं, इन्होंने इनसे वो एक तरह से गुलाम बन जाता है। उसकी संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा का सार माना जाता है। रूसो का मुख्य उद्देश्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, सामाजिक समानता बनी रहे, कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये कोई वर्ग ये ना हो। उनका कहना था सामूहिक हित को महत्व मिले। उनकी जो सामान्य इच्छा है वो यही है कि सबका हित हो। राज्य नैतिक आधार पर स्थापित होना चाहिए, ये उनका मानना था कि राज्य है वो नैतिक आधार पर स्थापित होना चाहिए। सामूहिक हित को महत्व मिले, सबका हित और समानता रहे, समानता बनी रहे, कोई ऊंच नीच, वर्ग, गरीब अमीर ना हो और व्यक्ति सामान्य इच्छा के साथ रहे तो वो स्वतंत्र रहेगा। उनका जन्म हुआ था 1712 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मृत्यु हुई थी 78 में, 1778। और वो प्रबोधन काल के विचारक हैं, जिस समय मतलब बुद्धिवाद और इनका बोलबाला था, तर्क, बुद्धि, विज्ञान, ये सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, उस समय का वो विचारक है। प्रकृति लोकतांत्रिक एवं आदर्शवादी विचारक हैं ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो समर्थक हैं और आदर्शवादी वो विचारक हैं। उनका मेन जो बुक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आधुनिक लोकतंत्र का उनको जनक कहा जाता है। जनसत्ता का समर्थक थे वो और फ्रांसीसी क्रांति का वैचारिक प्रेरक है। मतलब फ्रांस की जो क्रांति थी वो इनके विचारों से प्रभावित थी। जनसत्ता यानी जनता की सत्ता, सामान्य इच्छा के से वो जो बनाते हैं एक सत्ता, पूरे समाज को वो मिली होती है, किसी एक पर्सन को नहीं। इसीलिए उनके उसको कहते हैं कि जो होब्स का लेवियाथन है उसको कहते हैं कि शीश कटा लेवियाथन है उनका जो वो है। तो शीश कटा लेवियाथन का मतलब है कि उनका कोई एक वो नहीं है कि एक पर्सन हो, एक शासक हो, वो नहीं है। पूरा समाज में सत्ता बताई थी कि पूरे समाज में सत्ता निहित है। रूसो प्रबोधन युग का विचारक होते हुए भी अंध विवेकवाद के वो आलोचक थे। उनका मानना था कि केवल विज्ञान और बुद्धि मानव को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। यदि नैतिकता और संवेदना समाप्त हो जाती है मनुष्य की तो सभ्यता मानव को भ्रष्ट बना देती है। वो विज्ञान और तर्क के खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे कि जो प्रारंभिक जो मनुष्य था, जब प्रकृति प्रारंभ हुई थी उस समय वो बड़ा सीधा और भोला भाला था और वो ही जीवन अच्छा था। और जैसे जैसे मनुष्य में तर्क और विज्ञान और संपत्ति ये सब आए, तब से वो स्वार्थी और
बहुत ही मतलब विवेक तर्क करने लग गया, विवेक पैदा हो गया, ऊंच नीच पैदा हो गई, ये सब उन्होंने बताया है। रूसो की प्रमुख रचनाएं, तो ये उनकी रचनाएं हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वलिटी, डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, ये उनकी बुक्स हैं जिनमें ये इमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, ये मेन बुक्स हैं उनकी। इमाइल है, ये है एजुकेशन पे, शिक्षा पे, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते पे, कि सामाजिक समझौता किस तरह से हुआ था। और ये डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, यानी असमानता क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इस पे था। इन तीन से, विशेषकर इन तीन से, ये तीन बुक्स बहुत बार पूछी जाती हैं, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सी बुक में क्या है और एजुकेशन उनकी कैसी थी, असमानता वो कैसे हुई वो बताते हैं, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता कैसे हुआ, वो सब। रूसो की राजनीति की केंद्रीय समस्या, रूसो का मुख्य प्रश्न था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह परतंत्र क्यों हो गया, ये उनका मेन वो था, मुद्दा था। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता है, वो स्वभाव से, जैसे होब्स का मनुष्य स्वार्थी, लालची, इस तरह का था, उनका मनुष्य है वो बुरा नहीं है, स्वभाव से अच्छा है। प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है वो अच्छा बताया उन्होंने। समाज की कृत्रिम संस्थाएं उसे भ्रष्ट बना देती हैं, ये उनका मानना है। निजी संपत्ति असमानता का कारण बनी, जैसे जैसे संपत्ति हुई, लोगों में दिखावा, लालच, मतलब छलावा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे असमानता बढ़ी। सभ्यता ने मानव की प्राकृतिक नैतिकता को नष्ट कर दिया। जो प्राकृतिक नैतिकता थी, एक दूसरे की सहायता करना, परोपकार के बारे में सोचना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, शांति, जो सभ्य उस समय की जो सभ्यता में जो चीज़ें थी, नैतिकता थी, उसको निजी संपत्ति ने समाप्त कर दिया। निजी संपत्ति है और जो भी तर्क है, विज्ञान है, ये सब आए, धर्म है, ये सब आए, इन्होंने इनकी जो नैतिकता है प्राकृतिक अवस्था की, उसको समाप्त कर दिया, ये उनका कहना था। इसीलिए रूसो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहता था जिसमें स्वतंत्रता और सत्ता में संतुलन हो, कि स्वतंत्रता बनी रहे मनुष्य की और सत्ता भी रहे, कि कोई एक सत्ता, जैसे सामान्य इच्छा से उन्होंने एक अपनी एक सत्ता बनाई थी, वो भी रहे और स्वतंत्रता भी बनी रहे। और उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता तभी बताई है जो वो सामान्य इच्छा के अधीन रहे। व्यक्ति और समाज में सामंजस्य हो, सामूहिक हित सर्वोपरि हो। मतलब उन्होंने बताया कि सामूहिक हित सर्वोपरि होना चाहिए, नहीं कि समूह का हित। ये व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देखे, अपनी भलाई देखे, नहीं, पूरे समाज की भलाई को लेके चलना चाहिए। और वो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो ये नहीं कहता कि बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा होगी, सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है। रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार, रूसो मानव को मूलतः अच्छा, सरल तथा दयालु मानता था। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य शांत था, सरल था, स्वतंत्र था, सहानुभूतिशील था और स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से मुक्त था, क्योंकि संपत्ति नहीं थी उस समय, तो मनुष्य में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। रूसो ने प्राकृतिक मनुष्य को नोबल सेवेज, भद्र असभ्य कहा है। मानव की मूल प्रवृत्तियाँ, रूसो के अनुसार मानव में दो मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, आत्म प्रेम, सेल्फ लव, और यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, अपने आप से प्रेम करना, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है, ये मनुष्य का नेचर है। सहानुभूति भी होती है उसमें, मनुष्य दूसरों के दुख को समझने की क्षमता रखता है, तो उसमें ये दो प्रवृत्तियाँ होती है, आत्म प्रेम और सहानुभूति। इसी कारण रूसो का मनुष्य होब्स के मनुष्य की तरह हिंसक नहीं है। होब्स लोग और रूसो के मानव स्वभाव में डिफरेंस क्या है? होब्स मनुष्य स्वार्थी एवं हिंसक बताता है मनुष्य को, मनुष्य का भेड़िया है, ये होब्स ने बोला था। लोग कहता है कि मनुष्य विवेकशील एवं अधिकारों से संपन्न है। अधिकार उसने जो 3 अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के लोग ने बताए थे,
वो हैं और वो विवेकशील मनुष्य है। जबकि रूसो ने बोला है कि स्वभाव से अच्छा एवं दयालु होता है मनुष्य, समाज उसे भ्रष्ट बनाता है। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी इनकी? रूसो की प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता, समानता, सरलता, शांति की अवस्था है। इस अवस्था में राज्य नहीं था, कानून भी नहीं थे, निजी संपत्ति भी नहीं थी, वर्ग भी नहीं थे, वर्ग भेद भी नहीं थे और शोषण भी नहीं था। मनुष्य सीमित आवश्यकताओं वाला सरल जीवन जीता था। उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं थी, उसकी सीमित आवश्यकताएं थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धा नहीं था और सरल उनका जीवन था। प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं, उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की क्या विशेषताएं बताएं वो देखते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, प्राकृतिक समानता थी, सब समान थे, जीवन बिल्कुल सरल सादा था और नैतिक निष्कपटता नहीं थी उनमें, नैतिक कपटता नहीं थी उनमें, स्वार्थ का अभाव था उनमें और प्रतिस्पर्धा का भी अभाव था, क्योंकि संपत्ति नहीं थी, कोई किसी की जमीन नहीं थी, तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। रूसो की प्राकृतिक अवस्था होब्स की तरह संघर्षपूर्ण नहीं थी। अब इनकी तीनों की अवस्थाएं देखते हैं अपन। ये होब्स है, होब्स की जो अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था थी, ठीक है। तो अब इन्होंने होब्स लोग और रूसो की प्राकृतिक अवस्था में अंतर को देखते हैं कि इन्होंने इनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो किस तरह की थी, बताइए। तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था थी संघर्ष की अवस्था। वो उन्होंने बताया कि बहुत संघर्ष था, भय था, आपस में मतलब प्रतिस्पर्धा थी, ये सब उन्होंने बताया। लोक ने बताया कि शांति की अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था। रूसो कहते हैं सरलता थी एवं समानता की अवस्था थी। मनुष्य सादा जीवन जीता था, बहुत सरल था और सब समान थे। होब्स ने भय और असुरक्षा का माहौल बताया। लोक ने बोला कि प्राकृतिक अधिकार थे और प्राकृतिक कानून भी था। तो प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता था, प्राकृतिक कानून मनुष्य के विवेक से बनाया हुआ था, ये लोक ने बोला। और रूसो कहते हैं कि नैतिक और सरलता थी, यानी नैतिकता थी मनुष्य में, एक दूसरे का के बारे में सोचना और सिर्फ अपना स्वार्थ ना सोचना, शांति चाहना, ये सब नैतिकता थी उसमें। और सरल स्वभाव था, सरलता थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये इनका कहना है रूसो का। तो ये इनकी प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। राज्य आवश्यक है। अब इन्होंने होब्स ने बोला है कि राज्य है वो आवश्यक था आत्म सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। और लोक ने बोला है कि राज्य होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। उन्होंने पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, इस तरह के शब्द यूज किए हैं, तो वो होना चाहिए। और रूसो ने बोला है कि समाज होना चाहिए, राज्य नहीं। सामान्य इच्छा, लोग अपने जो सामान्य इच्छा है उसको अपने अधिकार और स्वतंत्रता सौंपते हैं, यानी वो समाज को सौंपते हैं, ये उनका कहना है। असमानता का सिद्धांत रूसो की प्रसिद्ध कृति, ठीक है। उन्होंने असमानता का सिद्धांत बताया कि कैसे असमानता पैदा हुई, धीरे धीरे क्यों आई है असमानता। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने बताया इनइक्वलिटी यानी असमानता की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है इस बुक में। रूसो के अनुसार असमानता प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उन्होंने बोला कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य है वो असमान नहीं था, सब समान थे, कोई वर्ग नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मतलब संपत्ति गरीब अमीर नहीं, और ये समाज की दी हुई है। उन्होंने बोला असमानता, असमानता का मुख्य कारण उन्होंने बताया निजी संपत्ति को, कि जैसे जैसे निजी संपत्ति पैदा हुई, उत्पन्न हुई, वैसे वैसे भेद ऊंच नीच के, गरीब अमीर के सब बढ़ते गए, मनुष्य लालची और स्वार्थी बनता गया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है इसके लिए कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये एक भूमि पे एक बाड़ लगा कर कहा कि ये मेरी है और लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, वहीं से असमानता की शुरुआत होती है। निजी संपत्ति के परिणाम
उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति होने के क्या परिणाम है। अमीर और गरीब गरीब का विभाजन हो गया, दो वर्ग बन गए। वर्ग संघर्ष, उन वर्गों में संघर्ष बढ़ गया। शोषण, अमीर है वो गरीबों का शोषण करने लग गए। आपस में प्रतिस्पर्धा, पैसा कमाने की, संपत्ति कमाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। एक दूसरे से ईर्ष्या बढ़ गई। दासता का ये जो है वो उसी समय वो हुआ कि पैसे वाला दास लोगों को दास बनाने लग गया। और नैतिक पतन हो गया लोगों में। जो भलाई थी जो समाज की भलाई, दूसरों के बारे में सोचने की, परोपकार की, वो समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार राज्य और कानून भी अमीरों के हितों की रक्षा करने लगे। रूसो के अनुसार राज्य और कानून है वो भी अमीरों के हितों के लिए ही होते हैं, क्योंकि अमीरों के बनाए हुए, अमीरों के द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य और कानून बनाए गए हैं, तो वो अमीरों के हितों की ही सोचते हैं। ये रूसो का कहना है। सभ्यता ने मानव को कृत्रिम बना दिया है। पहले वाला प्राकृतिक मानव नहीं रहा है। उन्होंने बताया नैतिकता का पतन हो गया, दिखावा बढ़ गया संपत्ति बढ़ने के कारण, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसीलिए रूसो का प्रसिद्ध नारा है बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौट चलो। तो रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो ही अच्छी थी। जैसे जैसे विज्ञान, तर्क, संपत्ति ये बढ़ा, वैसे वैसे मनुष्य और ज़्यादा परेशान और दुखी हो गया। तो उन्होंने बोला कि बैक टू नेचर है, प्रकृति की ओर लौट चलो। प्रकृति की ओर लौट चलो का वास्तविक अर्थ इसका अर्थ ये नहीं है कि जंगलों में लौट चलें। उनका मतलब था कि कृत्रिम जीवन जो जीने लगा मनुष्य, उससे मुक्ति मिले, नैतिक जीवन अपनाए, दूसरों की भलाई, परोपकार ये सब अपनाए, सरलता की ओर लौटे। जैसे छलावा, दिखावा, कपट, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, इनकी बजाय मनुष्य सरलता की ओर लौटे, प्राकृतिक स्वतंत्रता को महत्व देना, ये उनका कहना है। अब उनका सामाजिक समझौता देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या है? रूसो का सामाजिक समझौता उसके राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय भाग है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये 1962 में आई थी। इस बुक को लिखने का उद्देश्य था स्वतंत्रता की रक्षा हो, समानता की स्थापना हो, सामूहिक हित की सुरक्षा हो और जनसत्ता की स्थापना हो। ये इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के उद्देश्य थे। सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या था, कैसा था? जैसे होब्स का लोक ने 2 सामाजिक समझौते बताए, होब्स ने 1 बताया था। अब इनका देखते हैं क्या है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकार संपूर्ण समुदाय को सौंपता है। जैसे होब्स ने किसी एक संप्रभु को अपने अधिकार सौंप दिए थे, संप्रभु सत्ता को, ठीक है। और ये रूसो कहते हैं कि कोई संप्रभु सत्ता नहीं होगी, पूरे समुदाय को अपने अधिकार और स्वतंत्रता सौंपी जाएगी। लोग कहते हैं कि पहले समाज में सिविल सोसाइटी बनेगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे, वो समाज सिविल सोसाइटी बनाएंगे, और फिर सिविल सोसाइटी राज्य का निर्माण करेगी। और सीमित राज्य की उन्होंने बात कही है, वैधानिक राज्य की उन्होंने बात कही है। ये कहते हैं कि कोई राज्य नहीं, समुदाय को अपने अधिकार और सत्ता सौंपी जाएगी। व्यक्ति स्वयं भी समुदाय का भाग होगा। इन्होंने ये बोला है कि समुदाय का व्यक्ति भाग होगा, इसीलिए वह अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं खोता है, क्योंकि समुदाय ही उनका जो है, वो राज्य, सरकार सब है, वो उसका भाग है मनुष्य, तो वो अपनी स्वतंत्रता नहीं खोता है। वो एक संप्रभु को अपनी स्वतंत्रता, सत्ता नहीं दे रहा है जिससे वो उस पर राज करे। वह सामूहिक इच्छा का हिस्सा बन जाता है। यहीं से सामान्य इच्छा, ठीक है, यहीं से सामान्य इच्छा, जो इनकी रूसो की सामान्य इच्छा बहुत फेमस है, वो लोक सत्ता, जनता की सत्ता, नैतिक राज्य का जन्म होता है। सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा विल ऑफ ऑल, व्यक्तिगत इच्छाओं का योग। सामान्य इच्छा जो होती है वो सब व्यक्तियों की इच्छाओं का योग होता है। यानी एक तो व्यक्ति, 2 तरह की इच्छा होती है कि एक्चुअल विल और रियल विल। तो उन्होंने बोला है कि जो एक्चुअल विल है वो खुद के बारे में सोचता है, मनुष्य स्वार्थी होता है, खुद के बारे में सोचता है। जो रियल विल है वो सबके बारे में सोचती है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है।
तो उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है, सब दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उन सब का जो योग है वो मतलब सामान्य इच्छा है। सामूहिक हित, व्यक्तिगत इच्छाओं का जो योग है वो स्वार्थपूर्ण होता है, मतलब खुद की वो सोचते हैं और स्वार्थपूर्ण होती हैं। और जो सामान्य इच्छा होती है जनरल विल, वो सामूहिक होती है, मतलब और लोक कल्याणकारी और नैतिक होती है। नैतिक का मतलब दूसरों के बारे में सोचना, लोक कल्याणकारी पूरे लोगों के कल्याण के बारे में सोचना, और सामूहिक हित के बारे में सोचना, ये सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं उन्होंने क्या बताई हैं? लोक कल्याणकारी होती है, वो सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है, सबसे अच्छी होती है, वो विभाजित नहीं अविभाज्य होती है, अदेय होती है, और वो स्थायी होती है, और वो नैतिक होती है। तो सामान्य इच्छा की इन्होंने ये 6 विशेषताएं बताई हैं: लोक कल्याणकारी, सर्वोच्च, अविभाज्य, अदेय, अस्थायी और नैतिक। तो जैसे होब्स ने बोला था कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, अविभाज्य है, अदेय है, स्थायी है। इन्होंने नैतिक बताई है, लोक कल्याणकारी बताई है। सार्वजनिक हित पर आधारित होती है। जो सामान्य इच्छा है वो सार्वजनिक हित पे आधारित होती है, यानी सबके हित पे आधारित होती है। सामान्य इच्छा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो देखते हैं। रूसो के अनुसार राज्य की वैधता सामान्य इच्छा से आती है, यानी सामान्य सबकी इच्छा, मतलब राज्य को परमिशन सबकी इच्छा होती है वो देती है, यदि समाज जो करता है उसमें सबकी इच्छा निहित होती है। कानून सामान्य इच्छा पर आधारित होने चाहिए। कानून है वो सामान्य सबकी इच्छा है उस पर आधारित, मतलब सामान्य इच्छा व्यक्ति ये सोचता है कि सबकी भलाई के लिए ये कार्य सबसे ठीक है। एक होता है कि मेरी भलाई के लिए ये कार्य सबसे ठीक है, तो वो तो हो गई एक्चुअल विल। और रियल विल होगी कि ये काम है, ये जैसे एक रोड बन रहा है माना, तो वो रोड आप एक व्यक्ति सोचेगा कि ये इससे तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे घर के आगे से नहीं जा रही, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं, तो वो तो एक्चुअल विल हो गई। रियल विल ये होगी कि व्यक्ति सोचेगा कि चलो कोई नहीं, मेरे घर तक ना जा रही है लेकिन इससे गांव का समाज का तो भला हो रहा है, तो वो होगी रियल विल। तो कानून है वो सामान्य इच्छा के आधार पे बने होने चाहिए, यानी सबकी इच्छा, सबकी भलाई की इच्छा। सामान्य इच्छा सदैव सही होती है, ये रूसो ने बोला है। संप्रभुता, तो उनकी संप्रभुता क्या कहती है देखते हैं। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था। उनके अनुसार सत्ता जनता में निहित होती है। रूसो ने कहा कि जो सत्ता है वो समाज में, जनता में निहित होती है। संप्रभुता की उन्होंने क्या विशेषताएं बताई? अविभाज्य होती है उनकी संप्रभुता, जो होब्स की भी थी। अदेय होती है, सर्वोच्च होती है, वो होब्स की संप्रभुता भी थी। जनता में निहित होती है, इन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि एक शासक होता है जिसको सब व्यक्ति मिलके अपने अधिकार और स्वतंत्रता देते हैं, तो उनकी मतलब जो संप्रभुता है वो एक शासक में निहित होती है, और इनकी संप्रभुता है वो जनता में निहित होती है। रूसो प्रातिनिधिक लोकतंत्र का विरोध करता था, क्योंकि प्रातिनिधिक लोकतंत्र में जनता सीधा भाग नहीं लेती है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो उनका मानना था कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र अच्छा नहीं होता, क्योंकि जनता अपनी संप्रभुता किसी प्रतिनिधि को स्थायी रूप से नहीं दे सकती। स्वतंत्रता की अवधारणा, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, वास्तविक स्वतंत्रता है। ठीक है, कि कोई मन करेगा वो करेंगे, वो स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता है। वास्तविक स्वतंत्रता क्या बताई उन्होंने? संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना। पूरा समाज को अपनी स्वतंत्रता और अधिकार देते हैं, और अपन सामान्य इच्छा जताते हैं कि ये होना चाहिए। तो जो कानून बनाए गए हैं वो खुद के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो उनका पालन करना ही स्वतंत्रता है। यदि व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन करता है तो वह वास्तव में स्वतंत्र है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति है वो सामान्य इच्छा का, वो खुद की इच्छा के बारे में यदि सोच रहा है, सामान्य इच्छा का पालन नहीं कर रहा, तो उससे सामान्य इच्छा का पालन करवाया जाएगा, कि वो सोचे कि सिर्फ मेरी भलाई नहीं, पूरे समाज की भलाई जरूरी है। तो इसके लिए उसको, और वो तभी स्वतंत्र होगा। तो रूसो ने बोला है कि उसको ऐसा सोचने के लिए, समाज का हिस्सा बनने के लिए
और रियल विल के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया जाएगा, तभी वो स्वतंत्र होगा। इसी कारण कुछ विद्वान रूसों की स्वतंत्रता को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, मतलब उसको बाध्य किया जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है खुद के बारे में, तो आप उसको बाध्य करोगे कि नहीं, आप पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचो, तभी आप स्वतंत्र होगे। तो उन्होंने बोला है कुछ विचारकों ने कि इसमें विरोधाभास है। प्रत्येक लोकतंत्र का समर्थक थे वो छोटे राज्यों के समर्थक थे, जिसमें प्रत्येक लोकतंत्र संभव है। बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए वो छोटे राज्यों के समर्थक थे। प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आलोचक थे वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र के आलोचक थे कि प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाए, ये संभव नहीं है, जनता उसमें तो भाग ही नहीं लेगी, कानून बनेंगे, शासन होगा उसमें। तो उन्होंने प्रत्येक लोकतंत्र अच्छा बताया। उसे प्रत्येक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक लोकतंत्र का जनक किसको कहा जाता है, तो प्रत्येक लोकतंत्र का जनक रूसो है। कानून संबंधी उनके क्या विचार हैं? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार सामान्य इच्छा होती है, उसकी अभिव्यक्ति का जो सब लोग जो सामान्य इच्छा अपनी जाहिर करते हैं, वही कानून बनते हैं। कानून जनता की इच्छाओं पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने बोला है कानून सभी के लिए समान होने चाहिए। नागरिक धर्म क्या होना चाहिए? रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य था प्रत्येक लोकतंत्र का समर्थक नागरिक धर्म, सामाजिक एकता, राज्य के प्रति निष्ठा और नागरिक कर्तव्य। नागरिकों का धर्म है कि सामाजिक एकता बनाए रखें, राज्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए मनुष्य में, और नागरिक के कर्तव्यों का वो पालन करें। इससे क्या होता है कि समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। शिक्षा संबंधी उनके विचार थे, एमिल में लिखे थे उन्होंने, और रूसो की प्रसिद्ध कृति है शिक्षा पे। प्राकृतिक शिक्षा पर आधारित है। उसके अनुसार शिक्षा प्रकृति के अनुसार हो, प्रकृति नेचर के अनुसार नहीं, प्रकृति बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग हो, ये उन्होंने बोला है। बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए और शिक्षा व्यवहारिक हो, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, यानी नेचर है वो सर्वोत्तम शिक्षक है, वो सिखाती है मनुष्य को। रूसो का लोकतंत्र के बारे में क्या विचार थे? आधुनिक लोकतंत्र के वो समर्थक थे, जनसत्ता का वो प्रवर्तक है, प्रत्येक लोकतंत्र के वो समर्थक थे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जनसत्ता के समर्थक कौन थे, प्रत्येक लोकतंत्र के समर्थक कौन थे। उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च होती है, ना कि संप्रभु जैसे होब्स का था। कानून जनता की इच्छा से बनते हैं, सामूहिक हित सर्वोपरि है, ये उन्होंने बोला। रूसो की आलोचना करी है कई विचारकों ने, तो वो देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं सामान्य इच्छा अस्पष्ट अवधारणा है, कि सामान्य इच्छा है वो समझ नहीं आ रही, वो अस्पष्ट है, कुछ उन्होंने अच्छी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या सामान्य इच्छा में होगा, कैसे सामान्य इच्छा में शासन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति तो सामान्य इच्छा का बात। अब हमारा समाज है, राष्ट्र है, उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। तो सामान्य इच्छा में सब लोग कैसे वो होंगे, भाग लेंगे, और कैसे उसका हिस्सा हो सकते हैं? यह स्पष्ट नहीं कि पहचान कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी, सामान्य इच्छा क्या है। कुछ व्यक्ति ये कहेंगे कि ये सामान्य इच्छा है, ये नियम बनना चाहिए सबके भले के, दूसरे कहेंगे नहीं ये सबके भले के लिए नहीं, ये बहुसंख्यकों के भले के लिए, अल्पसंख्यक इसमें पीछे रहेंगे। तो ये चीज़ है कि वो स्पष्ट नहीं है उनकी सामान्य इच्छा। अधिनायकवाद की संभावना बढ़ जाती है उसमें, कि सामान्य इच्छा कुछ लोगों की भलाई के लिए बाकियों की अवहेलना की जाती है। राज्य सामान्य इच्छा के नाम पे दमन भी कर सकता है। प्रत्येक लोकतंत्र अव्यवहारिक है। सबने बोला है कि प्रत्येक लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है, और ये सच्चाई। आजकल लोकतंत्र इतने बड़े हो गए, जनसंख्या इतनी हो गई कि प्रत्येक लोकतंत्र संभव नहीं है। आधुनिक बड़े राज्यों में तो और भी कठिन है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे खतरा रहता है इसमें, प्रत्येक लोकतंत्र में, क्योंकि सामूहिक इच्छा व्यक्ति को दबा देती है, कि सामूहिक इच्छा के नाम पे कि सारे समाज की भलाई इसमें है, जबकि कुछ व्यक्ति नहीं चाहते, उनकी भलाई नहीं है उसमें।
तो एक सामूहिक इच्छा है वो व्यक्ति की जो इच्छा है उसको दबा देती है। रूसो का महत्व है, रूसो की इम्पोर्टेंस क्या है, उनके विचारों की, उन्होंने जो विचार दिए हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो देखते हैं। रूसो का आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर, जो आधुनिक आज जो राजनीतिक चिंतन है उस पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति उनसे उनके विचारों से प्रभावित थी। आधुनिक लोकतंत्र को उन्होंने दिशा दी कि इस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए। जनसत्ता की उन्होंने अवधारणा दी कि सत्ता है वो जनता की होनी चाहिए, नियम जनता की सहमति से बनने चाहिए। समानता एवं स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होने चाहिए। कई आधारों पे जो असमानता है वो बताई उन्होंने, तो वो नहीं होनी चाहिए। आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन का विकास किया उन्होंने। अब उनके कुछ कथन है वो देखते हैं, और वो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि मनुष्य है वो जब पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकृति की ओर लौट चलो, ये रूसो ने बोला है। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याणकारी होती है, ये भी उनका कथन है। समय बनाए गए कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। नोबल सेवेज रूसो ने बोला है। जनरल विल ये भी रूसो की है। सिविल रिलीजन ये भी रूसो का है। एक सेकेंड। पॉपुलर सॉवरेंटी ये भी रूसो का है। और बैक टू नेचर उन्होंने बोला कि प्रकृति की तरफ लौट चलो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता 1962 में लिखी गई थी। और एमिल शिक्षा संबंधी ग्रंथ। प्रत्येक लोकतंत्र का समर्थक थे वो रूसो। फ्रांसीसी क्रांति का वैचारिक प्रेरक थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है फ्रांसीसी क्रांति किसके विचारों से प्रभावित थी। जनरल विल ऑफ ऑल, ये दोनों उनके वो दिए थे विचार। सामान्य इच्छा जनरल विल और विल ऑफ ऑल। रूसो प्रत्येक लोकतंत्र का समर्थक था। निजी संपत्ति असमानता का कारण बताया उन्होंने कि जब से निजी संपत्ति हुई है तब से असमानता आई है। बैक टू नेचर का अर्थ जंगल में लौटना नहीं, बल्कि प्रकृति की ओर मनुष्य वापस वैसे का वैसे भोला सीधा सादा बने। और ये सब उन्होंने बोला। संप्रभुता जनता में निहित है। रूसो स्वतंत्रता और समानता दोनों के समर्थक थे। रूसो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का क्रांतिकारी विचारक था। उसने स्वतंत्रता, समानता तथा जनसत्ता की अवधारणाओं को नई दिशा प्रदान की। उसकी विचारधारा ने आधुनिक लोकतंत्र, फ्रांसीसी क्रांति, जनसत्ता की अवधारणा को गहराई से प्रभावित किया। तो ये थे रूसो। यद्यपि उनके विचारों की आलोचना भी हुई, फिर भी राजनीति विज्ञान में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी माना जाता है। तो ये थे रूसो के विचार राज्य के बारे में, सामाजिक समझौता, शिक्षा, असमानता, जनसत्ता, इन सब के बारे में, और सामाजिक समझौता, इन प्रत्येक लोकतंत्र, ये विचार उन्होंने दिए। तो इनमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो देख के आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाता नहीं है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रूसो से कुछ MCQs करेंगे जिससे और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक यू।